हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, आप जो प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, प्रकाश की कुछ घटनाएं आपने तरंग सिद्धांत मान के सिद्ध की हैं। ठीक है, जैसे तरंग सिद्धांत मानकर क्या प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब चीज़ों को मान के आप जो है व्याख्या किए। लेकिन बाद में जो है जो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने कहा जो है आइंस्टीन आए और उसके हिसाब से जो है फिर विकिरण की प्रकृति की व्याख्या, मतलब इस हिसाब से जो क्या नाम है तरंग प्रकृति के हिसाब से जो है हम फिर किसका कॉम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, तो इसके लिए फिर किस चीज़ का प्रयोग किया गया? कण प्रकृति का प्रयोग किया गया। ठीक है, मतलब प्रकाश को ये माना गया कि ये प्रकाश कैसे है, कण प्रकृति का है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बाद में दोनों को ये मान लिया गया। ठीक है, दोनों को ये समझ लिया गया कि प्रकाश जो है क्या है, द्वैती प्रकृति का है, मतलब कणात्मक प्रकृति का भी है और कैसा है, तरंग प्रकृति का भी है। ठीक है, सबको समझ में आया? मतलब प्रकाश जो है वो दोनों तरीके से भी हेल्प करता है। ठीक है, तरंग प्रकृति से जो है आपका जो है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, परावर्तन, सीधी रेखा में संचरण, ठीक, इन सब घटनाओं की व्याख्या की गई। फिर उसके बाद कण प्रकृति मान के किसकी व्याख्या की गई? प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव। और दूसरा किसकी व्याख्या की गई? आपका जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बात, इसमें एक वर्ड आता है फोटान। ठीक है, एक वर्ड आता है फोटान। ठीक, देखिए, अगर हम विकिरण की द्वैती प्रकृति की बात करें, ठीक है, विकिरण की द्वैती प्रकृति, ठीक, क्या लिखेंगे हम? विकिरण की द्वैती प्रकृति। चलिए देखते हैं, विकिरण की द्वैती प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या लिखेंगे? विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, विकिरण की द्वैत प्रकृति। चलिए देखिए, विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होगी आपकी? ठीक है, विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, चलिए देखिए, विकिरण की जो द्वैती प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैक्सवेल ने जो है क्या बताया? मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर इस सिद्धांत के आधार पर जो है सभी घटनाओं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, और तमाम सारी घटनाओं की व्याख्या की गई। लेकिन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक, तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इन दोनों घटनाओं की व्याख्या जो है किसके हिसाब से की गई? क्वांटम। किसके हिसाब से? प्लांक और क्वांटम। एक वैज्ञानिक है प्लांक और क्वांटम। उन्होंने कहा जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश से जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, मतलब पैकेट्स के रूप में आती है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटान्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? फोटान। तो सबसे पहले एक वर्ड आया इसमें फोटान। फोटान के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मतलब क्वांटम, प्लांक और क्वांटम आया। प्लांक और क्वांटम ने कहा कि प्रकाश जो है वो क्या करता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, मतलब बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, और वो जो है सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। इस तरीके उसको एक कणात्मक प्रकृति माना। ठीक, और इनको हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। तो सबसे पहले हम फोटान के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फोटान। और इनकी ऊर्जा, इन फोटानों की ऊर्जा जो होती है, उन्होंने बताया कि E बराबर होता है h न्यू। क्या होता है आपका? E बराबर h और क्या होता है? न्यू। और देखिए, चूंकि आपने न्यू बराबर एक चीज और पढ़ा है c/λ, मतलब E बराबर दो फार्मूला हो सकता है आपका hc/λ, मतलब समझे हैं? ठीक, ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, एक हो गया h न्यू, दूसरा हो गया E बराबर hc/λ, जहां पर आपको पता है h क्या है? आपका प्लांक कांस्टेंट है। h क्या है? आपका प्लांक नियतांक है। h जो है वो है आपका प्लांक नियतांक। ठीक है, ये क्या है आपका? h प्लांक नियतांक है। लैम्डा आपको पता है क्या है? ठीक है, लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। c आपकी चाल है। ठीक है, और न्यू क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है आपके पास?
न्यू है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश की आवृत्ति। तो इस तरीके से फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वांटम, ठीक है, प्लांक और क्वांटम ने क्या बताया, प्लांक और क्वांटम ने बताया सूर्य से जो प्रकाश आता है, ठीक है, जो ऊर्जा वो क्या करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, मतलब पैकेट्स के रूप में आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, सॉरी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटान। और इन फोटान्स की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, एच न्यू, और न्यू बराबर आपने पढ़ रखा C बाई लैम्डा। इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, एच सी बाई लैम्डा। ये एक फोटान की क्या हो गई, आपकी एनर्जी हो गई। बात समझ में आई, ठीक। तो यहां से आप फोटान, अब फोटान के बारे में अगर हम बात करें तो फोटान आपको पता चल गया, फोटान की ऊर्जा ये होती है आपकी, ठीक। अब फोटान के अगर हम गुण के बारे में बात करें, फोटान का गुण, तो अगर फोटान के गुण के बारे में बात करें, ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, फोटान के गुण। देखिए, फोटान के गुण, ठीक। देखिए, फोटान के सभी गुण जो है वो कैसे हैं, जो आपने इससे पहले पढ़ रखा है, किसके, प्रकाश के गुण। मतलब जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वैसे फोटान की भी चाल जो होती है वो तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश है वो अपने साथ क्या ले सकता है, मोमेंटम और एनर्जी ले जा सकता है। तो जो फोटान है वो भी अपने साथ मोमेंटम और क्या ले जा सकता है, एनर्जी। मतलब सारी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी तरह, लाइट की तरह, समझ में आया, ठीक, प्रकाश। तो इस तरीके से ये फोटान की क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोटान की प्रॉपर्टी। और फोटान की एनर्जी हमने आपको बताया E = h नहीं होती, E = hc बाई लैम्डा होती है। ये बात आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक होता है फोटान की तीव्रता तथा ऊर्जा में संबंध, ठीक है, फोटान की तीव्रता तथा ऊर्जा में संबंध। देखते हैं, फोटान की तीव्रता तथा उसकी ऊर्जा में संबंध है, एक रिलेशन निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन दोनों में संबंध। चलिए देखते हैं, ठीक, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, जो इनमें तीव्रता होती है, ठीक है, फोटान की जो तीव्रता होती है, चूंकि फोटान की तीव्रता हम दिखाते हैं, देखिए, I = पावर, ठीक है, जो आपतित फोटान हो रहा है, आप फोटान है मतलब किसी सतह पर जो फोटान गिर रहे हैं, ठीक है, उसकी शक्ति और उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उसका मतलब कितने एरिया पर गिर रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं I = P/A, ठीक है। ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ क्या, फोटान, इंटेंसिटी ऑफ फोटान, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर यहां से हम P = निकालें, पावर निकालें, P = क्या हो गया, I × A, P = क्या हो गया, I × A। इसको आप क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है हमने मान लिया, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, इस पर ऐसे विकिरण जो है नीचे की ओर ऐसे गिर रहा है, इस पर सरफेस पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो मतलब कई सारे भाई विकिरण नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब कई सारे फोटान है, इसमें कई सारे फोटान है। और ये जो आपकी लिखी है I = P/A, ये पूरा क्या है, ये जो क्रॉस एरिया है, इतने भाग का एरिया है, इतने भाग पर, जितने भाग पर गिर रहा है वो एरिया लिखा है। तो इसका मतलब जो पावर है वो सभी फोटानों की है ना, पावर जो है वो किसकी है, सभी फोटानों की है, ठीक है। परंतु जो एनर्जी दी गई है, एक फोटान की एनर्जी, ठीक है, परंतु एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा, ठीक है, एक फोटान की ऊर्जा जो है वो आपने क्या पढ़ी है, E बराबर आपने पढ़ रखी है कितनी, hc बाई कितना, लैम्डा, आपने पढ़ रहा है, ठीक है। E बराबर आपने क्या पढ़ा, hc बाई लैम्डा, ये पढ़ा आपने। अब देखो, इस पर हम मान लेते हैं कि पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ फोटान्स कितने हैं, n है, मान लिया पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ फोटान्स, ठीक है, पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ फोटान्स इस सतह पर गिरने वाले कितने हैं, n, ठीक। तो हम जो मानेंगे वही लिखेंगे। यदि सतह पर क्या लिखेंगे, यदि देखिए सतह पर गिरने वाला फोटान, जो सतह पर जो फोटान गिर रहा है, ठीक है, गिरने वाले फोटान की संख्या कितनी है, फोटान की संख्या कितनी है, n है, ठीक है,
फोटॉन की संख्या कितनी है, n है। तो प्रति सेकेंड, तब यहां पर लिखेंगे हम क्या, प्रति सेकेंड, ठीक है। प्रति सेकेंड सतह पर गिरने वाला फोटॉन, गिरने वाले फोटॉन, चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। अगर हम प्रति सेकंड गिरने वाले फोटॉन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और अपॉन टाइम, क्या हो गया, पर यूनिट। देखिए प्रति सेकंड मतलब टाइम से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो अगर अब हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ से अगर चाहें तो भाई जो आपको एनर्जी देगी E बराबर एच सी लैम्डा, अगर E बराबर क्या है, एच सी लैम्डा है ना, ठीक है। तो E बराबर एच सी लैम्डा जो है वो केवल एक फोटॉन की एनर्जी है, ठीक है। और हमें चाहिए कितनी, टोटल एनर्जी, ठीक है। क्या चाहिए, सभी फोटॉनों की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, NE, क्या हो जाएगी आपकी, N इंटू ई। और अगर उसको T से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। अगर उसे हम T से डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको पावर का एक फार्मूला और मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए P इज इक्वल टू, अगर दूसरा फार्मूला निकालें, ठीक है। हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा कि जो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है, E इज इक्वल टू जो एच सी बाई लैम्डा है, उसमें से जो एक फोटॉन है उसकी ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, कुल एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो आपकी मिलेगी वो क्या होगी भाई, नंबर ऑफ फोटॉन से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर उसमें हम टाइम से उसको डिवाइड भी कर दें, अगर टाइम से उसको हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम, ठीक, टाइम से, तो वो क्या निकल आया आपका, आपका निकल आया क्या, पावर निकल आई। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए n और इंटू क्या हो जाएगा, e। इस वाले n में n बाई टी आपका क्या है, अगर इसकी कैपिटल N की बात करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये हो जाएगा n और इंटू कितना, e। तो अगर आप p इज इक्वल टू यहां पर देखें, ठीक है, Ne, ये हो गया आपका। अब देखो e की वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, एच सी बाई लैम्डा इंटू क्या, स्मॉल n, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में, ये हो गया। अब यहां से इक्वेशन नंबर इसको हम बना लेंगे क्या, 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अगर इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया तो यहां से ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कराएंगे। अगर समीकरण नंबर कहां से, 1 व क्या निकालेंगे, 2 से, ठीक। दोनों पावर ही हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, पावर हैं। तो अगर दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए I इंटू ए, क्या आ जाएगा, I इंटू ए इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इंटू एन। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इंटू ए और इंटू एन, ठीक। ये हो गई आपकी फोटॉन की इंटेंसिटी, क्या हो गई, फोटॉन की इंटेंसिटी। बात सबको समझ में आई, ठीक। तो इस तरीके से हम फोटॉन की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, फोटॉन की इंटेंसिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां से आपको क्या क्या पता लग रहा है, यहां से आपको पता क्या लगे, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, ठीक है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले I इज, देखो इस वाले सूत्र से अगर देखें तो H और क्या है, C इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। H और A जो है क्या करें, H और C तो आपका कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है आपका, बोलिए ये आपका है C जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब बचा क्या है यहाँ पर, आपका बचा N और क्या बचा है, A बचा, N A और लैम्डा, ठीक। अगर भाई जैसे देखिए जो A है, एरिया, एरिया कांस्टेंट कैसे होगा भाई, कोई किसी धातु पर जो प्रकाश गिर रहा है, ठीक है, उसकी सतह क्या बार बार पर सेकंड चेंज होगी, ठीक है, उसका एरिया क्या बार बार चेंज होगा, नहीं। जो एरिया है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई गुटका ले लिया, अगर हमने उसका 5 मीटर का जो है कोई गुटका ले लिया, तो ऐसा नहीं को पर सेकंड एक बार 5.1 हो रहा है, फिर 5.2 हो रहा है, या 4.9 हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन धातु का वो होगा समान, ठीक। मतलब एरिया भी आपका क्या हो गया, आल्सो कांस्टेंट हो गया, एरिया जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब आपका बचा क्या, देखिए बचा I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N बाई किसके, लैम्डा के, समझ गए भाई, एच सी बाई ए कॉमन हो गया, बचा क्या, N बाई लैम्डा। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर किसी धातु की सतह पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ जो फोटॉन्स होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब देखिए उसका लैम्डा अगर हम क्या बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर लैम्डा बढ़ाते हैं मतलब तरंगदैर्घ्य भी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। बात समझ में आई, ठीक।
मतलब जो आपकी लैम्डा है, ठीक है, अगर लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका प्रयोग हम अभी इसको हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंसी है इसलिए बता रहे हैं, ठीक, कि जो भाई अगर किसी भी सतह पर, मतलब दो चीज़ें हमने बताई कि n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तब भी आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो जो है इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात हो गई। इसका प्रयोग हम करने वाले हैं अभी, जब लेनार्ड का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसका प्रयोग हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी हम इसके बाद लेनार्ड उसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो उस सेट की बात करेंगे जो अभी आपको, देखिए हम उस सेट को बनाते हैं। चलिए देखते हैं लेनार्ड का प्रयोग, ठीक है, लेनार्ड का प्रयोग चलते देखते हैं। यहां पर होगा आपका लेनार्ड का प्रयोग, लेनार्ड का प्रयोग। चलिए देखते हैं लेनार्ड का प्रयोग। चलिए देखिए, लेनार्ड ने एक सेटअप तैयार किया, ठीक है। लेनार्ड जो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया, ठीक है। लेनार्ड तथा हर्ट्ज दोनों थे, तो लेनार्ड हर्ट्ज का प्रयोग कहते हैं इसको, लेनार्ड और क्या कहते हैं, हर्ट्ज का प्रयोग कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिए लेनार्ड और हर्ट्ज का प्रयोग, ठीक। फिर से लिख लेते हैं इसको, लेनार्ड्स तथा हर्ट्ज का प्रयोग, लेनार्ड्स तथा किसका, हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज का प्रयोग। चलिए देखते हैं, ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या बातें भाई बताई। देखिए इन्होंने एक जो है एक ट्यूब ली, ठीक है, एक ट्यूब लिया, वो ऐसा कुछ था, देखिए नहीं बना, ठीक है। फिर से देखते हैं, यहां पर, ठीक, ऐसे हिलना, यहां पर बना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर एक जो है खिड़की लगी हुई थी, इसको कहते हैं खिड़की, कांच की है, ऐसे, ठीक। यहां पर एक टार्च नुमा, ऐसे इसको टॉर्च कह सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, टॉर्च कह सकते हैं, ठीक। जहां से जो है वो आपकी एक मतलब विकिरण जो है आता है, ठीक है, क्या आता है, विकिरण इस पर गिरता है, आता है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या लगाया, कैथोड लगाया, क्या लगाया, कैथोड। यहां पर इन्होंने क्या लगाया, एनोड लगाया, ठीक। अब देखिए यहां से इसको जो है बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से इन्होंने इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे। यहाँ पर जो है धारामापी लगा लिया इन्होंने, ऐसे जोड़ दिया, समझे, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं अभी, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब देखिए, नहीं, पॉजिटिव साइड इधर है आपका, ये पॉजिटिव होगा, और ये जो है वो क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप में कुछ दो चीज़ें यूज की गई हैं। हम यहाँ से, ये सेटअप कुछ ऐसा था, ऐसे, ठीक। ये टॉर्च है, मतलब टॉर्च क्या मतलब है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ फोटॉन्स कह सकते हैं, सोर्स ऑफ क्या, फोटॉन्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक इंटेंसिटी को शो करने वाली स्केल है, और एक है आपकी क्या, ये शो कर रही है आपकी इंटेंसिटी, 0 से शुरू है और 100% तक जाएगी, ठीक है। ये 0 से शुरू होगी और क्या होगी, 100% तक जाएगी, और ये दिखाएगी आपकी क्या, इंटेंसिटी, क्या दिखाएगी, तीव्रता। ये तीव्रता की बात है, इसको आप एनिमेशन से जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तीव्रता। और ये आपकी क्या है, आपकी तरंगदैर्घ्य को दिखा रही है, क्या दिखा रही है, तरंगदैर्घ्य, ठीक। अब देखिए तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे इंक्रीज करेगा, ठीक है। थोड़ा चित्र में समझ लीजिएगा, जैसे जैसे उधर की ओर बढ़ेंगे उधर तरंगदैर्घ्य क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो आपका वेवलेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक। अब देखिए ये कैथोड है, यहाँ पर एनोड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया, शुरू किया इन्होंने, प्रयोग में उन्होंने क्या किया, देखिए
प्रयोग में सबसे पहला काम, ठीक है, प्रयोग में होना क्या है, प्रकाश वैद्युत, सबसे पहले हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब कोई, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम बता देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह से टकराता है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी धातु की सतह से टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, मतलब लेनार्ड हार्डे इसी के बारे में उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, बात समझे, ठीक है। तो ये इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बात समझे, ठीक। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या है, जब कोई गामा किरण फोटान, ऐसे कैसे, जब कोई गामा किरण फोटान किसी धातु की सतह से टकराता है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से मान लिया मैंने कोई जो है आपका फोटान निकलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अभी इंटेंसिटी कितनी है, हमने मान लिया कि अभी इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, 0 पर है, मतलब जो स्केल है हमने 0 पे रखा, उसको 0 पर रखा, तो इस पर कोई भी फोटान निकले नहीं, समझ में, इस पर कोई भी फोटान आपके निकले नहीं। हमने जैसे जैसे फोटान बढ़ाना शुरू किया, मतलब इस स्केल को इधर की ओर बढ़ाना अगर जैसे जैसे शुरू किया, यहाँ पर कुछ फोटान जो है गिरना शुरू किए ऐसे ऐसे, ठीक, थोड़े थोड़े ऐसे थोड़े, और ये जाके इस पर गिरे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे करके 0% से 10%, ठीक है, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 20%, ऐसे 30%, फिर 100% तक, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाया। जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे यहाँ पर फोटान्स क्या होते गए, बढ़ते चले गए, ठीक है। फोटान्स क्या हुए, बढ़ते चले गए। फिर से एक बार देखो, फोटान्स को थोड़ा बीच में होल टाइप से दिखाते हैं, ठीक। देखिए जैसे जैसे हमने यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ पर जो है ये फोटान्स की संख्या क्या हुई, बढ़ती चलेगी, ठीक, और ये फोटान आके यहाँ पर टकराए, ठीक। जैसे 20% किया, धीरे धीरे 30% किया, 40% किया, लगातार हम इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अब इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारे मिलियंस फोटॉन्स इस पर क्या कर चुके हैं, डाल चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ, निकला नहीं, इस सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। तो भाई अब इनका प्रयोग कैसे हुआ, ठीक। तो सोचिए भाई, हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करके 100% तक कर दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इस कैथोड पर गिरने वाले बहुत सारे हो गए, ठीक है, बहुत सारे कैथोड। यहाँ पर कैथोड पर जो है मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और उस पर और कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बताएंगे आगे। देखिए तो इस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर बहुत सारे गिरे, ठीक है। जब इस पर नंबर ऑफ फोटॉन बहुत गिरे, लेकिन यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब निकला नहीं, ठीक। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं हुआ, ठीक है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है, बात समझे। तो अब यहाँ पर एक संशय की बात है, भाई इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, इंटेंसिटी हमने क्या की, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, n नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला नहीं। अब करना क्या है हमको, इंटेंसिटी तो आपने बहुत बढ़ा दी, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला क्यों नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वो कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उनको बाहर करने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमने लैम्डा जो है, हमने मान लिया भाई, यहाँ पर लैम्डा जो है हमने क्या रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं करीब 700 के आसपास रखा है, 700 नैनोमीटर के आसपास, मतलब रेड पे रखा है, मान लेते हैं लाल कलर पे, ठीक है। लाल की आपकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में सभी को मालूम है कि लाल रंग के प्रकाश किरण की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो जो हमने रेड रंग का प्रकाश यहाँ पर यूज किया, ठीक, तो देखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकल रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो है भाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, लेकिन निकल क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं कार्यफलन, क्या कहते हैं, कार्यफलन, ठीक, उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया आपका कार्यफलन, उसके बारे में आप डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, ठीक। हमने क्या कहा कि भाई जब मैंने यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी को 100% कर दिया, ठीक, इंटेंसिटी को 100% कर दिया, लेकिन जो हमने लाइट का कलर लिया है, मतलब वो कैसी है, रेड है, ठीक है। तो रेड रंग की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए,
नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए, लेकिन यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। तो ये कब निकलेगा ये सोचिए, ठीक, क्यों नहीं निकला? देखो हमने कहा था वीक इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये फोटॉन किसी काम के नहीं है, ये फोटॉन इस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल नहीं पा रहे, मतलब उनके पास एनर्जी कम है, ठीक। तो अब इन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो एनर्जी कैसे बढ़ेगी जरा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो हमने एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा है, E बराबर लिखाया है hc बाई कितना, लैम्डा। अगर आप लैम्डा को कम करना शुरू करें, लैम्डा को कम करना शुरू करें तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई फोटॉन की एनर्जी क्या है, E है। तो अगर लैम्डा को कम करेंगे, भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा को अगर कम करेंगे तो एनर्जी फोटॉन्स की क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर एनर्जी फोटॉन की बढ़ेगी तो देखिए हम जैसे जैसे इसको कम करना शुरू करते हैं, 700 से नीचे अगर 400 कुछ 438 के पास लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कलर पर, किस पर लाते हैं, हरे रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है। तो यहां से देखिए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना ऐसे शुरू कर देते हैं और किसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, एनोड की ओर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किधर की ओर चलना शुरू कर देते हैं, एनोड की ओर चलना ऐसे शुरू कर देते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। यहां से देखिए, सॉरी, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तभी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलना, एनोड की ओर चलना क्या किए, प्रारंभ कर दिए, ठीक। अब जैसे जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जैसे जैसे हम वेवलेंथ कम करते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, इन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ से जो है वो क्या होगा, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब इनको हम कहते हैं क्या, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब एक बात आती है कार्यफलन, ठीक है। कार्यफलन की बात करें तो कार्यफलन क्या होता है, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है, हमने कहा किसी धातु की सतह से, भाई हमने बताया ना कि एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की, केवल तीव्रता, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। उन फोटॉन्स के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बोलिए। मतलब किसी भी जो फोटॉन जो किसी धातु की सतह पर गिर रहा है, अगर एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है एक मिनिमम एनर्जी से कम है, मिनिमम एनर्जी से कम है, तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी धातु का कार्यफलन, ठीक है, वह मिनिमम एनर्जी है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से, कार्यफलन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। बात समझ में आई सबको, फिर से एक बार, ठीक है। देखिए किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, ठीक है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एनर्जी ही कार्यफलन के बराबर है। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू E और इसको लिखेंगे hc बाई क्या, लैम्डा, ठीक। ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। बात समझ में आया, ठीक। अब यहां से एक चीज और मिलती है, हमने क्या कहा, लैम्डा। देखते हैं जब हम लैम्डा को कम करते चले जाते हैं, लैम्डा को कम करते जाते एक पॉइंट आता है जहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। मतलब एक अधिकतम तरंगदैर्घ्य, मतलब जैसे आते हैं एक तरंगदैर्घ्य के बाद, ठीक है, एक तरंगदैर्घ्य के बाद जो है वो क्या होता है, एक तरंगदैर्घ्य के बाद जो है, अब यहां पर एक वर्ड आता है देहली तरंगदैर्घ्य, एक वर्ड आता है देहली तरंगदैर्घ्य। इसी वक्त इसको देख लेते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। भाई देखो हमने क्या कहा कि आप अगर यहां ज्यादा रखते हैं 700, धीरे धीरे कम करके यहां तक अगर लाते हैं, मान लेते हैं एक लिमिट तक लाए हम, ठीक है, वहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकलना शुरू कर दिया। मतलब एक मैक्सिमम वेवलेंथ, एक मैक्सिमम वेवलेंथ जो, मतलब वेवलेंथ की वह मैक्सिमम वैल्यू, वेवलेंथ की वह मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाए, प्रारंभ, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना। मतलब देखो अगर यहां तक लाते हैं तो यहां से धातु से निकलना क्या होती है, मतलब धातु से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। डेफिनेशन समझ में आई सबको, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य,
आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं देहली तरंगदैर्ध्य। और इसको हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, लैम्डा नॉट से करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो है, तो जब वर्क फंक्शन लिखते हैं W इक्वल टू क्या लिखते हैं, hc/, इस केस में लिखते हैं लैम्डा नॉट। बात समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद फिर से बात करते हैं, एक वर्ड और आया। अगर हम तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे थे तो एक वर्ड और आता है आवृत्ति, क्योंकि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर तरंगदैर्ध्य अधिकतम है तो इसका मतलब क्या है, जो आवृत्ति है वो क्या है, न्यूनतम है, उसी को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। एक वर्ड और है क्या, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका देहली आवृत्ति। समझिए देहली आवृत्ति क्या होगी भाई, तरंगदैर्ध्य को मैंने अधिकतम कहा कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है, उसे कहते हैं क्या, देहली तरंगदैर्ध्य। तो इसका मतलब आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। और इसके लिए फार्मूला होता है आपका W इक्वल टू H और कितना, न्यू नॉट। न्यू नॉट आपकी क्या है, आवृत्ति है। आपको सिंपल से ऐसे पता है, देखो न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। मतलब इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो लैम्डा अगर ज़्यादा है तो न्यू क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेड कलर पे ले जाते हैं तो वहाँ पर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो जाती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। अगर आवृत्ति कम है तो कोई भी फोटान उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरीके से कार्यफलन हो गया, देहली आवृत्ति हो गया, देहली तरंगदैर्ध्य हो गया, ठीक है। कार्यफलन क्या होता है, फिर से एक बार सब रिपीट कर देते हैं, मतलब जितनी भी डेफिनेशन मैंने बताई। देखिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं धातु का कार्यफलन, W इक्वल टू hc/λ, ठीक। अब उसके बाद देहली तरंगदैर्ध्य, ठीक। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, ठीक, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, वो क्या कहलाती है, आपकी देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। यह फार्मूला देहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ये फिगर से मैंने आपको समझाया, ठीक। जब मैंने तरंगदैर्ध्य ज़्यादा रखा था तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब तरंगदैर्ध्य को मैंने धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो यहाँ से फोटॉन निकले और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई, अब हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। जब किसी धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जब धारा प्रवाहित होती है, भाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर से इधर आएंगे, तो इसका मतलब धारा ऊपर की उल्टी दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से जब विपरीत दिशा में, तो इसे हम इस धारा को, जो धारा प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रकाश धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं। बात सबको समझ में, कार्यफलन हो गया, देहली आवृत्ति हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव सबको समझ में आया, ठीक। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक। अब देखिए जब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जब ये प्रयोग होता है तो इसमें देखेंगे आप, कुछ इलेक्ट्रॉन तो तेजी से ट्रेवल करके एनोड के पास चले जाते हैं और कुछ धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, तेजी से ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कुछ बहुत धीरे धीरे जाते हैं। अब ये घटना क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है भाई, एक ही फोटान इस पर पड़ रहा है, एक ही टाइप का फोटान पड़ रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तेजी से इंटर कर जाते हैं इसमें। जब एनिमेशन आप चला के देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इसमें चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनोड तक जाएंगे, ठीक है। ये घटना क्यों घटित होती है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए हमने क्या कहा, मान लेते हैं इन केस, ठीक है, यहाँ पर नीचे हम बिगाड़ दे रहे हैं। देखिए ये आपका कार्यफलन वाला, देखिए अगर हम बात करें, ठीक, यहाँ पर हमने मान लिया कोई सीजियम का एक सीजियम धातु है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका जो कार्यफलन होता है धातु का वो होता है लगभग 2.38 समथिंग, ऐसे होता है आपका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इस पर कोई गामा फोटान जो है गिर रहा है, ऐसे यहाँ पर विकिरण हो रहा है और इसकी एनर्जी है करीब, मान लेते हैं कि
2 3 8 है, तो इसका मान लिया, या ऐसे मानना है तो इसको मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन के लिए आसान हो, ठीक। और इसको मान लिया मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ये जो फोटान इस पर गिर रहे हैं उसके पास एनर्जी क्या है आपके पास, बोलिए। इसके जो फोटान इस पर गिर रहे हैं वो क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको जो आप भाई देखो, कोई भी धातु जो होती है उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। मतलब वो आसानी से एनर्जी प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन अब जैसे जब ये गामा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको मतलब कि इसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, भाई ये वर्क फंक्शन दिया गया है ना, किसी धातु का वर्क फंक्शन दिया गया है, तो वर्क फंक्शन क्या बताता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनको निकालने के लिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी ना, केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन इस फोटान के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ठीक। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में यहां पर होंगे, जब इनसे ये गामा फोटान टकराएगा, ठीक है, तो इनको निकलने के लिए तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है ना, बाकी बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेके इनकी ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तेजी से जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। बात समझे ऐसे, ठीक है, तेजी से क्या करेंगे, ऐसे निकल ऊपर की ओर क्या करेंगे, निकल जाएंगे, और इनकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, चेंज हो जाएगी, जो इनके पास बचेगी। बस है, फिर से एक बार समझ लें। देखिए भाई, कार्यफलन किसी धातु का क्या बताता है, ये बताता है कि उसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कम से कम एनर्जी उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, ठीक। तो इस फोटान के पास तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो इसका मतलब जब ये टकराएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके उसको क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जो एक्स्ट्रा 3 वोल्ट है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब तेजी से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। बात समझे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर होंगे जो अंदर की सतह पर होंगे, तो जब तक ये यहाँ पर आएगा, टकराएगा, ठीक है, तो जब ये यहाँ से निकलना शुरू करेगा तो इसके पास यहाँ बहुत सारे फोटान होंगे, ये इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इस तरीके से टकराते टकराते इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंत में इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और फिर ये लेस एनर्जी के साथ बाहर, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे आप ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, अगर सीधी आसान रोड है, स्मूथ रोड है, आप आराम से चलते रहते हैं, ठीक है, तेजी से चलते हैं, बाइक तेजी से चलाते हैं, गाड़ी तेजी से चलाते हैं, और अगर ट्रैफिक है तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पर ट्रैफिक है, ठीक है, फोटान्स का ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये इनसे टकराते हुए धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए धीरे धीरे निकल कर आते हैं, तो धीरे धीरे वो चलते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, जो सतह पर हैं वो तेजी से निकल रहे हैं, ठीक। लेकिन जो अंदर से हैं, अंदर से आ रहे हैं, उनको निकलने के लिए थोड़ा एनर्जी कम मिलती है, इसलिए जो है वो जो है थोड़ा स्लो मोशन में जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रीजन है आपका, समझ में। देखिए इसमें जो भाई, अगर अब देखो ये कार्यफलन, अब कार्यफलन का महत्व देखिए। अगर इस पर अगर फोटान जो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, अगर यहाँ पर कहीं एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इस फोटान के पास, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी फोटान्स को यहाँ से नहीं निकाल सकता है। बात समझे। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए यह आवश्यक है कि मिनिमम जो है एनर्जी फोटान के पास होनी चाहिए उसके धातु के कार्यफलन के बराबर, कम से कम उतनी। तो हर धातु का अलग अलग कार्यफलन होता है। समझ में आया सबको। इस तरीके से आज का ये टॉपिक जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। आज के टॉपिक में मैंने आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, ठीक। तरंग आपको द्वैतीय प्रकृति के बारे में बताई, ठीक है। पहले प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत माना गया था। क्या माना गया था? प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत माना गया था। बाद में जब इसके आधार पर जो है व्याख्या नहीं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी, तो कणात्मक प्रकृति के माना। और वो किसने बताया? प्लांक और क्वांटम ने बताया, ठीक है। प्लांक क्वांटम ने बताया कि जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, मतलब पैकेट्स के रूप में चलता है, ठीक है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और इनकी ऊर्जा होती है E बराबर hν, अर्थात E बराबर hc/λ, ठीक। तो इस तरीके से इसमें आपको इंटेंसिटी मैंने बताई, ठीक है। तो इंटेंसिटी के बारे में बताया और यहाँ पर लेनार्ड का प्रयोग भी बताया, ठीक है। कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव उन्होंने दिखाया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया। तो इसी प्रयोग के आधार पर मैंने आपको समझाया, क्या कार्यफलन समझाया, देहली तरंगदैर्घ्य पढ़ाई, और क्या पढ़ाया? आवृत्ति पढ़ाई, ठीक है। अब आगे के नए लेक्चर में आगे की चीज़ों को फिर पढ़ाया जाएगा, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए।